डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए का रुतबा घटा, 10 महीने के निचले स्तर पर आया। 3 दिन बाद थम गई शेयर बाजार की तेजी, सेंसेक्स 13 पॉइंट फिसला, बैंक और रियल एस्टेट शेयरों ने बनाया दबाव। कोयले के भाव पर विवाद निपटाने के लिए जल्द बनेगा रेगुलेटर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दी मंजूरी, 10 दिन में आ जाएगा कैबिनेट नोट। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना होगा बेहद आसान, ITRV फॉर्म भेजने की मुश्किल से मिल सकता है छुटकारा, CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। और पूर्व BCCI प्रमुख शरद पवार ने भी श्रीनिवासन के इस्तीफे की मांग की, कहा IPL के सभी मैचों की हो जांच। लंबी चुप्पी के बाद राजीव शुक्ला ने भी श्रीनिवासन पर इस्तीफे का दबाव बनाया। आवाज एट 9 में आपका स्वागत है, मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट। इससे पहले की खबरों में विस्तार से जाएं, कुछ और हेडलाइंस। उम्मीद से खराब रहे देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ONGC के नतीजे, मुनाफा 40% घटा। टाटा मोटर्स के लिए भी खराब रही तिमाही, लेकिन अनुमान से बेहतर रहा रिजल्ट। रैनबैक्सी की सभी दवाओं की जांच करेगा ड्रग कंट्रोलर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी चाहती है पूरे मामले में सफाई। अस्पताल में भर्ती होने से पहले गिन लीजिए उसके बेड, छोटे अस्पताल में इलाज कराने पर नहीं मिलेगा मेडिक्लेम, 1 जुलाई से लागू हो गए नए नियम। मारुति की स्विफ्ट का मुकाबला करने के लिए Hyundai ला रही है नई गाड़ी, सितंबर में होगी लॉन्च। सबसे पहले आज की कवर स्टोरी, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, लेकिन अब यही रुपया छोटा होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले इसकी हैसियत 10 महीने में सबसे कम रह गई है। आज एक वक्त ये 56 रुपए 31 पैसे तक लुढ़क गया। ये 25 जुलाई 2012 के बाद सबसे निचला स्तर है। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी दिखी और ये अंत में 56.17 पर बंद हुआ। दरअसल कच्चे तेल और डिफेंस खरीदारी के लिए डॉलर की मांग बढ़ गई है, जिसकी वजह से रुपया और कमजोर पड़ रहा है। एक्सपोर्टर्स भी फिलहाल डॉलर नहीं बेच रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसी हालत में आगे रुपए में गिरावट जारी रहेगी। The simplistic assumption or thought process is that, look, as long as you have adequate capital flows to finance the current account deficit, the rupee should be okay. Exchange rate at the end of the day is a relative price. And while the trajectory for dollar strength is not necessarily going to be linear or extremely dramatic, over the next 12 months, you're going to see more of that, which is why after possibly some kind of respite in June because of some bunched up capital flows, I think rupee is poised for further weakness. और रुपए की इस कमजोरी से इकोनॉमी और आम लोगों पर क्या असर होगा, इसे समझते हैं हमारी सहयोगी कविता थपलियाल से। कविता, रुपए की कमजोरी का बाजार और इकोनॉमी के लिए क्या मतलब है, किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है? रुपए में गिरावट का असर सभी की जेब पर पड़ेगा। सरकार भी इससे परेशान है। खासतौर से सबसे बड़ी चिंता करने वाली बात है व्यापार घाटे और करंट अकाउंट घाटे को लेकर, जो कि रुपए में गिरावट की वजह से बढ़ जाएगा और सरकार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है। इसी के साथ साथ जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं वो चीजें महंगी हो जाएंगी। जैसे कि हम अपनी जरूरत की 80% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, तो आपका क्रूड हो गया, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी। उसके अलावा भारत जो है बड़ी तादाद पर दालें इंपोर्ट करता है, खाने का तेल इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, तो ये सारी चीजें भी रुपए में गिरावट की वजह से महंगी हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो सीधा सीधा असर पड़ेगा वो है आपकी महंगाई दर पर, जो कि बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम इस सिनेरियो को इंपोर्टर्स की तरफ से समझने की कोशिश करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा मार लग सकती है रुपए में गिरावट की वजह से, क्योंकि जो कच्चा माल है वो महंगा हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बुरी खबर है। उसी के साथ साथ अगर डॉलर 1 रुपये यहाँ पर बढ़ जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि IOC, BPCL, HPCL, इन पर 9,000 करोड़ का सीधे सीधे बोझ यहां पर पड़ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आपके पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहां पर महंगे हो जाएंगे। लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे राहत की बात है। खासतौर से अगर हम आईटी कंपनी की बात करें, आईटी कंपनियों के लिए जैसे कि अगर आईटी कंपनीज के लिए आप देख सकते हैं 1 रुपए की गिरावट का मतलब होता है कि उनके पैट में सीधे आधे से 1% की बढ़ोतरी। तो आईटी कंपनीज के लिए अच्छा है। दूसरी अच्छी बात है फार्मा कंपनियों के लिए, क्योंकि 60 to 80% आय जो है उन्हें मिलती है अपने एक्सपोर्ट बिजनेस से। तो यहाँ पे फार्मा कंपनीज के लिए भी अच्छी खबर है और साथ ही ऑटो कंपनियों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि आप देख सकते हैं
वो जो माल बेचते हैं उसके लिए उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। तो रुपए में जो गिरावट है IT, फार्मा और साथ ही साथ ऑटो कंपनियों के लिए भी एक अच्छी बात है। कविता, आपने बताया कि कैसे रुपए की कमजोरी का इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन एक आम आदमी जब बाजार में जाता है तो 1 रुपए की चीज उसे 1 रुपए में ही मिलती है। वो समझ नहीं पाता कि चिंता किस बात को लेकर है। आखिर उसकी जेब पर कैसे असर डालता है कमजोर रुपया? देखिए, रुपए में गिरावट का असर इकोनॉमी पर पड़ रहा है तो आपकी और हमारी जेब पर तो पड़ेगा ही साफ तौर से। यहाँ पर आपको बता दें, रुपया 55 से 56 का जो सफर जो अभी तय कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें अब महंगी हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमारी पेट्रोल की कीमतें यहाँ पर सीधे सीधे 1 रुपए 35 पैसे बढ़ जाएंगी। उसके अलावा डीजल जो है यहाँ पे 95 पैसे बढ़ जाएगा। और सोना, जो कि ट्रेडिशनली हमारे इंडियंस का फेवरेट मेटल है, हम बहुत ज्यादा खरीदते हैं, सोने में 10 ग्राम सोना यहाँ पे 450 रुपए सीधा सीधा महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा घूमने फिरने में विश्वास रखते हैं तो आपका ट्रैवल एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि रुपया का औदा यहाँ पर कम हो गया है। जाहिर तौर से थोड़ी प्लानिंग करके आप अभी अपनी ट्रैवल को प्लान आउट कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई लिखाई के लिए भेजना चाहते हैं या खुद भी अगर इंटरनेशनल स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई फिलहाल इंटरनेशनली थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी क्योंकि रुपया कमजोर हो गया है। अगर आप एक गैजेट फ्रीक हैं तो लैपटॉप्स और मोबाइल्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं तो जाहिर तौर पे ये महंगे हो जाएंगे। लेकिन एक फ़ायदे की बात है यहाँ पर NRIs के लिए, जो कि पैसे इंडिया में भेजते हैं, तो यहाँ पर रुपए में कमजोरी की वजह से थोड़ा उनको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया कविता सारी जानकारी के लिए। अब जैसे कि कविता ने बताया कि कमजोर रुपए का सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमत पर पड़ता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब कमजोर रुपए का दबाव महसूस कर रही है। 1 जून को पेट्रोल 1 रुपए लीटर महंगा हो सकता है। अगर कंपनियां दाम बढ़ाने का फैसला लेती है तो ये बढ़ोतरी 3 महीने बाद होगी, यानी पिछले 3 महीने से कीमतें घट ही रही थी। पेट्रोल के साथ डीजल के दाम में भी 45 पैसे लीटर की बढ़त हो सकती है। कोयले के विवाद से अब आसानी से निपटा जा सकेगा, क्योंकि अब जल्द ही कोल रेगुलेटर बनने जा रहा है। जी हां, आज मंत्रियों के समूह ने कोल रेगुलेटर बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए अगले 10 दिनों में कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कोल रेगुलेटर का एक फॉर्मेट अप्रूव करके फॉरवर्ड कर दिया गया है कैबिनेट के लिए। Okay. So, and sir, one thing, there was this point that what are the recommendations, because जब कैबिनेट से अप्रूव होगा तब आपको पता लगेगी सारी। We hope with this it will give much further impetus to both the coal and the power sector, and our infrastructure sector in our country will get a boost forward in terms of stepping up to the plate in terms of supply of power. और कोल रेगुलेटर की खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, GOM ने कोल रेगुलेटर के प्रस्ताव में किन चीजों को मंजूरी दी है? देखिए, कोयला रेगुलेटर बनाने की जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी हद तक एक तरह से कहें तो पूरी हो चुकी है। चूंकि इस पे पहले काफ़ी ज़्यादा विवाद था, विवादों को देखते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था ताकि विवादों को निपटाया जाए। उन सारे विवादों को निपटा दिया गया है और जो जिस शक्ल को अंतिम रूप दिया गया है उसके तहत 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे बड़ा विवाद था, कि कोयले की कीमतों को कौन तय करेगा, पावर सेक्टर तय करेंगे, कोल इंडिया तय करेंगे। तो यहाँ पर जिस कोल रेगुलेटर के बिल को मंजूरी दी गई उसमें साफ तौर से कहा गया है कि कोयला का उत्पादन जो कंपनी करेगी वही कोयले की कीमत भी तय करेगी। लेकिन कोयले की कीमत पर अगर कोई विवाद होता है खरीदार में या फिर उत्पादन करने वाली कंपनी में, तो उस विवाद का निपटारा कोल रेगुलेटर करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर कोयला का इंपोर्ट किया जाता है, कीमतें ज़्यादा होती हैं इंपोर्टेड कोल की, तो उस कीमत को सीधे तौर से जो कंज्यूमर होगा उसको पास ऑन कर दिया जाएगा, यानी इंपोर्टेड कोयले की बढ़ी हुई कीमत कंज्यूमर को उठाना होगा। तीसरी बात कि कोयले के ब्लॉक की नीलामी को लेकर पिछले दिनों जितने मतभेद उभर कर सामने आए, विवाद उभर कर सामने आए, उन सारे विवादों को खत्म करने की भी कोशिश की गई है कोल रेगुलेटर के जरिए। यानी कोल रेगुलेटर की जिम्मेदारी होगी कोयले ब्लॉक की नीलामी पारदर्शी तरीके से हो, उसकी शर्तें क्या हो, वो सारा कुछ कोल रेगुलेटर तय करेगा। चौथी बात कि कोयले की क्वालिटी को लेकर इन दोनों हमने देखा था कि NTPC और पावर कंपनियों के बीच, कोल इंडिया के बीच विवाद रहा था, तो इसको भी दूर करने की जिम्मेदारी कोल रेगुलेटर पर डाली गई है। ये कोयले की किस क्वालिटी की कोयले की सप्लाई करनी है, किन शर्तों के साथ करनी है, मापदंड क्या हो गया, उस मापदंड का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी जिम्मेदारी कोल रेगुलेटर की होगी, ये सारी चीजें तय करने की। इन तमाम प्रावधानों के साथ कोल रेगुलेटर के प्रस्ताव को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी मंजूरी दी है। चूंकि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, इस वजह से औपचारिक तौर पर इसे मंजूरी कैबिनेट से लेनी होगी। कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद फिर उसे संसद के जरिए पारित कराकर फिर इसे लागू कराया जाएगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
और अब बात आईपीएल विवाद की। पूर्व आईसीसी प्रेसिडेंट शरद पवार ने आईपीएल मैचों में हुई फिक्सिंग पर अपनी चुप्पी को आखिरकार तोड़ा है। पवार ने कहा है कि गृह मंत्रालय को इस साल हुए सभी आईपीएल मैचों की जांच के आदेश देने चाहिए। पवार ने मैचों की जांच की मांग जरूर की, लेकिन श्रीनिवासन के इस्तीफे पर खुलकर कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर वो होते तो ऐसी चीजें नहीं होने देते। Because massive already investigation is going on by Delhi police. So one agency is already there. So I think better to handle as Mr. Uddhav has suggested to all of them. इधर आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला और बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट अरुण जेटली ने कहा है कि जब तक श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और चेन्नई सुपर किंग्स पर चल रही जांच पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि बीसीसीआई के उच्च अधिकारी श्रीनिवासन की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक नहीं थे। सूत्रों ने यह भी कहा है कि बीसीसीआई सदस्य पर अब सहमति नहीं बन पा रही है इस पूरे मामले पर। उधर कप्तान होने के नाते महेंद्र सिंह धोनी स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोपों पर जवाब नहीं दे रहे हैं। खेल मंत्री जितेंद्र सिंह का भी कहना है कि श्रीनिवासन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बीसीसीआई प्रेसिडेंट पद पर बने रहने से जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। हम लोगों का, जेटली जी का भी हम लोगों का यही विचार है, यही उनसे भी कहा है हम लोगों ने कि जांच के दौरान अगर वो इस प्रक्रिया से, इस प्रोसीजर से अपने आप को अलग कर लें तो बेहतर है। लेकिन इधर दबाव चाहे जितना भी हो, श्रीनिवासन ने इस्तीफा देने से इनकार किया, वो तैयार नहीं है। उसके लिए उनका कहना है कि वो जांच समिति से दूर रहेंगे। I have nothing to do with the commission. The commission is independent. There are two independent judges and the secretary of the board. They will go into the matter, and they have got, under the operational rules, they have powers to sanction, to impose punishment, etc. So we just await that result. वही गुरुनाथ मयप्पन की हिरासत 31 मई तक बढ़ गई है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ सबूत मिले हैं जिनके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन मयप्पन की हिरासत बढ़ाने के लिए ये सबूत पर्याप्त है। इस बीच विंदु दारा सिंह, सट्टेबाजों तनेजा और पटेल से पुलिस की पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक विंदु ने यह मान लिया है कि उन्होंने 14 मई को सट्टेबाजी के साथ श्रीसंत से मुलाकात की थी, लेकिन चेन्नई का होटल मालिक विक्रम अग्रवाल फरार है। चेन्नई पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए समन किया था। शरद पवार और राजीव शुक्ला के बयान पर बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि दोनों का बयान सिर्फ दिखावे के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीआई एक ऐसा सत्ता का केंद्र बन गया है जहां ना तो सरकार है और ना विपक्ष, यहां सिर्फ यूनाइटेड फ्रंट है। केवल लोग टिप्पणी कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। राजीव शुक्ला जी ने भी हिदायत दी है, शरद पवार जी ने भी सिर्फ हिदायत दी है, अनुरोध किया है कि आप कृपया जब हमारी ये चलेगी डिसिप्लिनरी कमेटी की जांच तो आप हट जाइएगा। क्या ये पुलिस स्टेशन है जहां पर एफआईआर लॉन्च की जा सकते हैं? क्या ये पुलिस स्टेशन है जहां चार्जशीट फाइल हो सकती है? क्या ये कोर्ट है जहां पर जज बैठेगा बीसीसीआई के अंदर और उसके बाद निर्णय देगा? क्या वहां पर जेल है जिसके अंदर लोग कैदी जाएंगे? क्या ये कानून से बढ़कर है? हाँ, बीसीसीआई इस देश के कानून से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना विपक्ष है ना सत्ता है, यहाँ पर एक यूनाइटेड अलायंस है। सब लोग एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं। जब कभी होता है आमने सामने नूरा कुश्ती करते हैं, उसके बाद आराम से घर में बैठे हम किस तरीके से अपने पोजीशन को पालें, हम किस तरीके से आगे बढ़कर निकल जाएं, यही चल रहा है। जब से राजनीतिक आए हैं तब से खेल में बर्बादी आई है। इधर स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट राहुल मेहरा का कहना है कि अगर क्रिकेट को बचाना है तो बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। साथ ही स्पोर्ट्स बिल पास होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले बीसीसीआई आरटीआई के अंदर आनी चाहिए, कैसे आए। नंबर 2, बीसीसीआई स्पोर्ट्स बिल को जो रोकती रहती है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हैं और कैबिनेट में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले शरद पवार, सीपी जोशी, राजीव शुक्ला सारे जो हैं उसको ध्वस्त कर देते हैं। स्पोर्ट्स बिल कैसे लाया जाए ताकि स्पोर्ट्स जो है दोबारा उच्च कोटि तक पहुंचे। नंबर 3, पॉलिटिशियंस जो हैं उनका टेन्योर 4 साल तक जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स का है, पब्लिक सर्वेंट्स का रिस्ट्रिक्ट करा जाए। बीसीसीआई पर कब्जे के लिए चल रही नूरा कुश्ती पर ही है आज हमारी खास पेशकश बीसीसीआई पीछे का खेल। अब से थोड़ी देर बाद रात 10 बजे देखना मत भूलिएगा। और आज आए ओएनजीसी और टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों के नतीजे, बाजार को कितने भाए बताएंगे आगे। और 11,000 करोड़ के टैक्स मामले में वोडाफोन का रुख हुआ नरम। देखिए इस ब्रेक के बाद।
3 दिन तक लगातार चढ़ने के बाद आज एक बार फिर शेयर बाजार में दबाव दिखा। हालांकि आज आखिरी घंटे में बाजार ने काफी रिकवरी की, फिर भी सेंसेक्स 13 पॉइंट नीचे बंद हुआ। बाजार में आज सबसे ज्यादा एक्शन में दिखे फार्मा शेयर। बेहतरीन नतीजों के दम पर आज सन फार्मा 7% चढ़ा। इसके अलावा ल्यूपिन और सिप्ला में भी बढ़िया तेजी दिखी। बाजार में इस वक्त ऑफर फॉर सेल की बाहर आई हुई है, जिसके चलते इससे जुड़े शेयरों में भी उठापटक है। सन टीवी और जेपी इंफ्रा के ओएफएस को शानदार रिस्पांस मिला है, जिसकी वजह से इनके शेयर में भी तेजी रही। कल एसआर शिपिंग और एसआर पोर्ट्स का ओएफएस आ रहा है। फ्लोर प्राइस कम होने की आशंका में इसके शेयरों में आज जोरदार गिरावट थी। और बाजार में आई तेजी चुनिंदा सेक्टर और शेयरों तक सीमित रही है और उस वजह से इन कंपनियों के वैल्यूएशन काफी महंगे हो गए हैं। आइए सुनते हैं आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के ईडी संदीप शेनॉय किन शेयरों से बचने की सलाह दे रहे हैं। सेक्टर्स जिनकी वैल्यूएशन अभी काफी आसमान छू रहे हैं, तो उस किस्म के सेक्टर्स में ही आप बिक्री के पहले दौर देख पाएंगे। मिसाल के तौर पे एफएमसीजी एक है। फार्मा में भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफी ऊंचे हो चुके हैं। आईटी में एक ही तो दिग्गज राजा है, तो टीसीएस हो, उसमें भी आप एक किस्म की बिक्री देख सकते हैं। और ऑटो जो क्षेत्र जो था, तो मुझे लगता है उसमें भी अगर मिली जुली नंबर फ्लो जो रहते हैं, तो शायद उनमें भी एक आप बिक्री के दौर देख सकते हैं। बाकी के सभी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो उछाल उतना आया भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग आउट हो जाएगा। लेकिन ये जो क्षेत्र की बात मैंने की है, उनमें मुझे लगता है बहाव जो है वो काफी एब्जॉर्ब हो चुका है, तो सेल ऑफ उनमें आने की संभावना सबसे ज्यादा है। और बाजार की नजर अब कल होने वाली एक्सपायरी पर है। इस पर सीएनबीसी आवाज ने एक पोल कराया। क्या कहते हैं पोल के नतीजे हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा 42% लोगों का कहना है कि यहां पर जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो है 6000 से 6050 के बीच। वहीं करीब 33% लोगों का कहना है कि 6050 से 6100 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। 17% मानते हैं कि यहाँ 6150 से ज्यादा के लेवल दिखाई देंगे। सिर्फ 8% का मानना है कि 6100 से कुछ 6150 के बीच हमको लेवल्स देखने को मिलेंगे। और आइए अब देखते हैं अमेरिकी बाजार में आज कैसा कारोबार हो रहा है। यहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। कल आपने देखा था कि अमेरिकी बाजार अच्छी खासी बढ़त पर कारोबार कर रहे थे, सेंटिमेंट काफी अच्छे थे, लेकिन आज एक बार फिर यहां मार्केट को डर सता रहा है कि जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व है वो कहीं अपने जो उसने सहायता दे रखी है या स्टिमुलस दे रखा है उसे वापस न ले ले। यही डर है कि आज यहां मार्केट नीचे। आप देख सकते हैं कि आज एक असर अमेरिकी बाजारों पर यहां यूरोप से भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर करीब करीब 2-2% की गिरावट सभी में, फुटसी, डेक्स या कैक सभी जगह देखने को मिल रही है। हालांकि अमेरिकी बाजार के लिए कल बड़ा दिन होगा, जहां पर जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं। बात करें कच्चे तेल की, तो यहां पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कच्चे तेल में आज हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है करीब करीब 1% से लेकर 1.5% तक की, जबकि कल यहां पर भी हमने एक बढ़त आती हुई देखी थी। और अब बात करते हैं नतीजों की। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ओएनजीसी के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। क्रूड का एवरेज प्राइस कम होने और लागत बढ़ने की वजह से कंपनी का मुनाफा 40% घट गया है, जबकि मुनाफा केवल 2% घटने का अनुमान था। हालांकि कंपनी की बिक्री में अनुमान से ज्यादा बढ़त आई है। ये 13.5% बढ़कर 21,300 करोड़ रुपए के पार चल गई है, जबकि अनुमान था कि ये करीब 8% बढ़ेगी। ओएनजीसी के चेयरमैन और एमडी सुधीर वासुदेव के मुताबिक सेस और रॉयल्टी का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई है। And although our production has shown increase in terms of 6,821 crore rupees more in terms of revenue from oil and gas and VAP production, but 5,838 crores has gone only because of additional cess and royalties. So that has sort of swept all the benefits which we got from this 6,821 crores increase. As a result, the profit is about 16.7% less. टाटा मोटर्स का मुनाफा भी 37% घटा है, लेकिन ये बाजार की उम्मीदों से अच्छा है। ये 6,250 करोड़ रुपए से घटकर 3,900 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। कंपनी की आय में भी उम्मीद से ज्यादा बढ़त दर्ज हुई है। चौथी तिमाही में कंपनी की आय 10% बढ़कर 56,000 करोड़ के पार चली गई है, जबकि अनुमान था कि कंपनी की आय 4% ही बढ़ पाएगी। टाटा मोटर्स के मुताबिक कंपनी इस साल घरेलू बाजार में नए मॉडल लॉन्च करने के अलावा मौजूदा कारों के नए वेरिएंट्स भी लॉन्च करेगी। साथ ही टाटा मोटर्स अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर भी जोर देगी। Focused dealership expansion and distribution efficiency improvement, and looking at our own cost of operations, including material costs, and significantly stepping up our quality performance. For this fiscal year, the current fiscal year, variants from Prima range, Ultra range of light commercial vehicles, Ace variants, Nano variants, and refreshed car models across the portfolio.
And we will focus also on expanding the export potential for our products. वोडाफोन 11,000 करोड़ रुपए के टैक्स मामले को निपटाने में लगी हुई है। भारत में कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनिलजीत सिंह ने इस सिलसिले में आज वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। वोडाफोन अब तक सरकार से पूरी टैक्स छूट मांग रही थी, लेकिन अब उसका रुख नरम पड़ गया है। अब कंपनी टैक्स में सिर्फ आंशिक छूट चाहती है, लेकिन सरकार टैक्स छूट देने के बजाय सिर्फ ब्याज और जुर्माना हटाने के पक्ष में है। कैबिनेट अगले हफ्ते 4 जून को इस मसले पर विचार कर सकती है। When we read that news like you read it, you got a feeling that, oh, good, some hope. And sir, has the government got in touch with Vodafone? No. But you're ready to sit across the table for a conciliation? We've said that consistently. We're always ready to sit with the government. Sir, are you hopeful of the fact that a settlement will now be reached? What can I say? Sir, up till now the clincher was to be the interest amount. Is there any discussion on whether you're willing to pay the entire tax amount? Since we met last, there's been no nitty-gritty like that discussed. Are you willing to pay the entire tax amount if that's what the government offers? We'll see. Depends what comes with and without it. We can't speak to one aspect. No? We have to see the total package. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टेलीकॉम कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच कर रहा है। सीएजी ने आरोप लगाया था कि टेलीकॉम कंपनियों की सांठगांठ की वजह से ही नवंबर में स्पेक्ट्रम की नीलामी फ्लॉप हो गई थी। सीसीआई चेयरमैन अशोक चावला ने यह भी बताया कि कमीशन काम के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है और उस पर काम कर रहा है। As for the spectrum auction, we are getting the details from the report of the Comptroller and Auditor General of India. But what he seems to have mentioned is that the companies joined together and didn't come forward to bid. Yes. Now that's not something which is really a cartel in the sense that we understand, where cartel is an economic activity and people join together and do something for the purpose of getting huge supernormal profits and therefore causing consumer harm. देश के डाकघरों का मॉडर्नाइजेशन करेगी टीसीएस और एसएनपी का रिलायंस पर भरोसा बढ़ा। देखते हैं कारोबार जगत की कुछ और खबरें 2 मिनट में। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने रिलायंस की लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। अब ये BBB से BBB+ हो गई है। हालांकि पूरे देश की तर्ज पर रिलायंस का रेटिंग आउटलुक नेगेटिव ही रहेगा। एसएनपी के मुताबिक रिलायंस की विस्तार योजनाओं के चलते इसका मार्जिन सुधरेगा। एजेंसी को लगता है कि अब रिलायंस की योजनाओं को लेकर सफाई आ गई है। देश के डाकघरों को हाईटेक बनाने की जिम्मेदारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिली है। कंपनी को डाक विभाग के आईटी मॉडर्नाइजेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1100 करोड़ रुपए का है। टीसीएस डाक विभाग के सारे कामकाज को कंप्यूटराइज्ड करेगी। ये डेटा माइग्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इसके अलावा टीसीएस डाक विभाग का कस्टमर केयर भी देखेगा। इस तिमाही में एशिया से सोने की रिकॉर्ड डिमांड रहेगी, ये मानना है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। इसके मुताबिक गोल्ड ETFs ने जो सोना बेचा है वो एशिया के देशों में पहुंच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव भी 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, जिसके चलते भी एशिया से डिमांड बढ़ी है। दुनिया में बिकने वाले आधे सोने की खरीदारी भारत और चीन करते हैं। काउंसिल के मुताबिक भारत अप्रैल-जून के दौरान 350 से 400 टन सोने का इम्पोर्ट करेगा। ये पिछले साल इम्पोर्ट हुए कुल सोने का आधा है। 1 जून से देश के 18 जिलों में LPG सब्सिडी सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी, यानी गैस बुक करने पर खाते में करीब 435 रुपए जाएंगे, जबकि गैस सिलेंडर के लिए ग्राहकों को करीब 900 रुपए देने होंगे। इन 18 जिलों में ज्यादातर लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिया है। जिनके पास अभी आधार नंबर नहीं है, उन्हें सरकार 3 महीने का ग्रेस पीरियड दे रही है। 1 सितंबर के बाद इन जिलों में रसोई गैस बाजार भाव पर ही मिलेगी। HPCL अपने 50,000 करोड़ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट पर काम फिर से शुरू करेगा। ये रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में वाइजैक के नजदीक बन रही है। कंपनी इसके लिए ग्लोबल एनर्जी कंपनियों जैसे SA और BP से बात कर रही है। इस प्लांट में सालाना 1.5 करोड़ टन रिफाइनिंग क्षमता होगी। और ऑनलाइन IT रिटर्न भरना होगा अब और आसान। क्या क्या आसानी होगी रिटर्न फाइल करने में, समझेंगे टैक्स एक्सपर्ट सुधीर कौशिक से इस ब्रेक के बाद।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के बाद भी ITR 5 फॉर्म भरने की जरूरत से छुटकारा दे सकता है। अभी तक नियम यह है कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने पर ITR 5 भरना होता है और इसका प्रिंट आउट साधारण डाक से बेंगलुरु भेजना पड़ता है। यानी अब केवल ऑनलाइन रिटर्न ही भरना होगा। इतना ही नहीं, IT रिटर्न भरने में अगर कोई गलती हो गई हो तो तुरंत आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधीर कुलकर्णी। इनसे पता करते हैं कि सरकार इस बात पर विचार तो कर रही है कुलकर्णी जी, ITR 5 के प्रावधानों को खत्म कर दिया जाए। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि ITR 5 में अभी दिक्कत क्या होती है और उसके खत्म होने से फायदे क्या होंगे। जब हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद ITR भी 120 दिन ई फाइलिंग की डेट से विद इन 120 डेज हमें डिपॉजिट करना होता है और वो ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेजना है। तो ये एक परेशानी है जो आम टैक्स पेयर है उसके लिए, क्योंकि अभी आज की डेट में वो दोबारा अगर उसको पोस्ट करनी पड़ती है, एक बार नहीं पहुंचती है किसी वजह से, तो उसको अगर हम या डिपार्टमेंट जो भी कोशिश कर रहा है कि इससे कैसे हमारे कस्टमर्स को, टैक्स पेयर्स को आज़ादी दिलाई जाए ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से बाद ये पोस्ट ना करनी पड़े, तो ये बहुत अच्छे कदम है। और इसमें समय की भी बचत होगी, क्योंकि ITR आपने जब ऑनलाइन फाइल कर दिया तो उसके बाद पोस्ट करने में 15 दिन का तो मिनिमम टाइम लग जाता है कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है ITR भी गई, और कई बार यह समय महीनों में बदल जाता है, तो वो तुरंत ही उसको मिल जाएगी उसकी एक्नॉलेजमेंट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुधीर जी, अगर IT रिटर्न भरने की प्रक्रिया की बात करें तो टैक्स पेयर्स की जिंदगी कैसे आसान हो जाएगी इससे? जैसे कि अभी अंदाजन 5-7% के करीब लोगों ने ITR भी आज तक भी नहीं भेजा है जिन्होंने ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया था, तो उनकी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। जो सबसे बड़ा नुकसान है जो टैक्स पेयर को, कि उसने ये मान लिया कि उसने रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर दिया है, तो अब उसके बाद उसको कोई कार्य नहीं करना है, या उसमें से कुछ लोगों ने जिन्होंने ITR भी भेज भी दी है वो रिजेक्ट हो गई है ड्यू टू सम एरर्स, उसमें वो साइन ब्लैकिंग से किया या और कुछ उसमें परेशानी थी, या वो सिग्नेचर उसके रीड नहीं किए, बारकोड ख़राब हो गई। तो उन लोगों को तो बहुत ही नुकसान है, क्योंकि अब उन्हें पेनल्टीज़ वगैरह पे करनी पड़ेंगी डिपार्टमेंट से, और उसकी लास्ट डेट जा चुकी है, अभी वो डेट एक्सटेंड नहीं की है डिपार्टमेंट ने। तो ऐसे में अगर उसको तुरंत ही यह पता लग जाएगा कि मेरी ITR भी सक्सेसफुल हो गई है और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी उसको साथ साथ मिल सकती है, तो ज़्यादा सफलता मिलेगी और ज़्यादा लोग फाइल करेंगे। सुधीर, IT रिटर्न की थर्ड पार्टी असेसमेंट का भी प्रस्ताव है, इससे कितना फायदा होगा? इसकी पूरी तरह से डिटेल्स तो मैंने अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर अगर इस तरफ कोई सरकार का कदम है कि जो हर टैक्स पेयर के रिटर्न को अगर वेरीफाई करना है तो वो कौन थर्ड पार्टी है और उसके पास किस तरह का डाटा है जिससे वो मैच करेगा, क्योंकि हर कस्टमर को अगर कांटेक्ट करना है तो वो कैसे करेगा, क्या ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं या ऑफलाइन भी रिटर्न जो होंगी उनकी भी बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बाकी से फ़ायदा तो ज़रूर है, और ऑलरेडी हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में है बाकी देशों की तुलना में कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम है जो रिटर्न फाइलिंग की कॉस्ट है, तो अगर थोड़ा बहुत खर्च सरकार का या जनता का अगर थोड़ा सा है भी तो ये ज़रूरी है कि वो रिटर्न मैच की जाए, क्योंकि अभी 26AS से भी लोग मैच नहीं करते हैं अपना जो रिटर्न फाइल करने से पहले, और वो बहुत ज़रूरी है। जो 26AS में आपके टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है सरकार के पास, कम से कम उससे तो आपको ज़रूर मिलान करना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुधीर कुलकर्णी। हम लेंगे एक ब्रेक। आगे रैनबैक्सी की अब देसी जांच शुरू, IMA भी जल्द जांच के पक्ष में। और छोटे अस्पताल में हुआ इलाज तो नहीं मिलेगा मेडिक्लेम, देखिए इस ब्रेक के बाद। डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए का रुतबा घटा, 10 महीने के निचले स्तर पर आया। 3 दिन बाद थम गई शेयर बाजार की तेजी, सेंसेक्स 13 पॉइंट फिसला, बैंक और रियल एस्टेट शेयरों ने बनाया दबाव। कोयले के भाव पर विवाद निपटाने के लिए जल्द बनेगा रेगुलेटर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने दी मंजूरी, 10 दिन में आ जाएगा कैबिनेट नोट।
ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना होगा बेहद आसान। ITR 5 फॉर्म भेजने की मुश्किल से मिल सकता है छुटकारा। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। और पूर्व BCCI प्रमुख शरद पवार ने भी चुप्पी तोड़ी। कहा IPL के सभी मैचों की हो जांच। लंबी चुप्पी के बाद राजीव शुक्ला ने भी श्रीनिवासन पर इस्तीफे का दबाव बनाया। बैंकों पर कोबरा पोस्ट के स्टिंग के बाद रिजर्व बैंक ने देश भर में 30 बैंकों का ऑडिट कराया और इसके जो नतीजे आए हैं उनके मुताबिक पूरे बैंकिंग सिस्टम में ही गड़बड़ी है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नो योर कस्टमर और मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को तोड़ने में कोई पीछे नहीं है। सरकारी बैंक हो, निजी या फिर विदेशी, सब में नियमों की अनदेखी देखी गई है। RBI ने सभी बैंकों को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। साथ ही मार्केट रेगुलेटर SEBI, इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA, CBDT और FIU को भी रिपोर्ट्स भेजी गई है। रिजर्व बैंक के ऑडिट में जिन सरकारी बैंकों में गड़बड़ी पाई गई है उनमें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक भी शामिल है। निजी बैंकों में येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम है। रिजर्व बैंक की जांच में एक ग्राहक के नाम पर 250 से भी ज्यादा कस्टमर ID मिले हैं। SBI के क्वाइन मौकों पर एक ही पैन नंबर का इस्तेमाल हुआ है और ये भी पता चला है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने के लिए बैंक स्टाफ को विदेश में ट्रेनिंग और दूसरे इंसेंटिव देते हैं। अमेरिकी बाजार में रेनबैक्सी की दवाइयों में गड़बड़ी पाए जाने का असर अब देश में भी देखने लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच की मांग की है। वहीं DGCI ने भी इस मामले में जरूरी कदम उठाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर US FDA के रेनबैक्सी की दवाओं पर रोक लगाने के बाद अब देश में भी लोग कंपनी की दवाओं से परहेज कर रहे हैं। देश भर में डॉक्टरों के पास ऐसे कई मरीज आ रहे हैं जिन्हें रेनबैक्सी की दवाओं पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर्स भी सोच में पड़ जाता है जब वो पेशेंट कहता है कि हाँ भाई मेरे को दवाई चेंज कर दीजिए यदि ये इन्फीरियरिटी है इस दवाई में, कहीं बाहर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो पेशेंट पे भी दबाव थोड़ा सा तो पड़ता ही, तो वो भी चेंज करने की कोशिश करता है कि दूसरे लिख देता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रेनबैक्सी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए घरेलू ड्रग रेगुलेटर DCGI से मांग की है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। एसोसिएशन चाहता है कि रेनबैक्सी की भारत में बेची जाने वाली सभी दवाओं की जांच हो। हम चाहेंगे कि ड्रग कंट्रोलर इस पे जल्दी से जल्दी ध्यान दे कि क्वालिटी ऑफ द ड्रग जो मार्केट में है या जो अभी दवाइयां रेनबैक्सी बना रही है वो क्वालिटी में ठीक है कि नहीं। सूत्रों के मुताबिक रेनबैक्सी की दवाइयों में गड़बड़ी के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही आश्वासन भी दिया है कि अगर कोई दवा कंपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DCGI के मुताबिक देश में ज्यादातर दवाएं स्टैंडर्ड पर खरी उतरती हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल और फिर देश भर में मरीजों का रेनबैक्सी की दवाएं इस्तेमाल करने से इनकार करना कंपनी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। इस जुलाई से अगर आप छोटे अस्पताल में इलाज कराएंगे तो मेडिक्लेम नहीं मिलेगा। IRDA ने मेडिक्लेम इंश्योरेंस के कई नियम बदल दिए हैं। IRDA ने करीब 200 प्रोडक्ट की लिस्ट भी तैयार की है जिनका खर्च मेडिक्लेम में अब नहीं मिलेगा। अब इलाज कराने से पहले आप अस्पताल में ये जरूर पता कर लीजिए कि वहाँ कितने बेड हैं। हाल ही में जारी IRDA की गाइडलाइंस के मुताबिक 10 बेड से कम के अस्पताल में इलाज करवाने पर आपको कैशलेस की सुविधा और मेडिक्लेम का खर्च नहीं मिलेगा। IRDA ने हॉस्पिटल की परिभाषा में कहा है कि 10 लाख से कम की जनसंख्या वाले शहर में मेडिक्लेम के लिए 10 बेड का अस्पताल जरूरी है। वहीं 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहर में 15 बेड वाले अस्पताल में इलाज करवाने पर ही मेडिक्लेम का खर्च मिलेगा। हॉस्पिटल का डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले 10 बेड का हॉस्पिटल हम लोग अलाउ करते थे, लेकिन अभी 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाले शहर में उसकी लिमिट 15 बेड की कर दी गई और मुझे नहीं लगता इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्पिटल जो नेटवर्क में थे, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वो 10 बेड वाले तो बहुत कम ही रहे होंगे और 10 बेड वाले अगर थे भी तो बहुत छोटे छोटे शहरों में थे, जो आज की डेफिनेशन में वो फिर भी आ जाएंगे। छोटे नर्सिंग होम IRDA के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उनके मुताबिक इस नियम से मुंबई शहर में ही आधे नर्सिंग होम मेडिक्लेम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। IRDA ने इसके अलावा कुछ और नियम भी बदले हैं, जैसे पहली बार पॉलिसी लेने के 4 साल पहले तक भी आपको कोई बीमारी रही है तो उसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज माना जाएगा। अब आपको इंश्योरेंस से पहले के हेल्थ चेकअप का भी आधा खर्च देना होगा।
हालांकि पॉलिसी होल्डर के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी को 30 दिन के भीतर क्लेम सेटल करना होगा। मेडिकल पॉलिसी में आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड भी मिलेगा। तो एक्स एक्सपेंसेस को निकाला गया है, कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल्स, बाकी आपका वेलनेस के ऊपर जो खर्चा होता है, वेट लॉस के ऊपर, इस तरह के खर्चे उन्होंने एक्सक्लूड किए गए हैं। लेकिन पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी इंश्योरेंस कंपनी की जो एक्सक्लूजन की लिस्ट है वो स्टैंडर्ड हो। ये ना हो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूडेड है, दूसरी में कुछ और एक्सक्लूडेड है, जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। IRDA की ये हेल्थ गाइडलाइंस पॉलिसी होल्डर के हित में है, लेकिन कंपनियों के मुताबिक कुछ चीजों पर अभी सफाई आना बाकी है। इस पर इंश्योरेंस रेगुलेटर और कंपनियों में बातचीत चल रही है। उधर छोटे अस्पतालों को भी उम्मीद है कि IRDA गाइडलाइंस में बदलाव कर उन्हें राहत देगा। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आई नक्सलियों की क्रूरता और अरुणा रॉय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से बाहर हुई। देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें 2 मिनट में। नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से खुलासा होता है कि महेंद्र कर्मा की निर्मम हत्या की गई थी। उनके शरीर में चाकुओं से वार किया गया था। नंद कुमार पटेल के शरीर पर भी गोली के अलावा चाकुओं के घाव मिले हैं। इसी तरह नंद कुमार के बेटे के सर में भी कुल्हाड़ी से बड़ा वार किया गया था। कांग्रेस नेताओं पर नक्सली हमले को ग्रामीण विकास मंत्री ने भी राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया गया है, उससे साफ है कि ये राजनीतिक साजिश है। सोनिया गांधी की अगुवाई वाली नेशनल सलाहकार परिषद से अरुणा रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अरुणा रॉय मनरेगा पर उनके सुझाव न मानने से दुखी थी और उनके इस्तीफे की एक बड़ी वजह ये भी है। बीजेपी से निकाले गए राम जेठमलानी ने चेतावनी दी है कि वो बीजेपी की पोल खोलकर रख देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के इस कदम को आत्मघाती और मूर्खतापूर्ण फैसला बताया है। शारदा चिटफंड मामले में कांग्रेस के नेता मतंग सिंह से पूछताछ की गई है। पुलिस मतंग सिंह और शारदा चिटफंड के मुख्य आरोपी सुदीप सेन के बीच हुए पैसे की लेन देन की जांच में जुटी है। सुदीप ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी में मतंग सिंह और उनकी पत्नी पर उनसे 28 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। IIM बैंगलोर ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते अपने चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को बर्खास्त कर दिया है। इंदु शेख वरिश पर कैंपस की ही एक डॉक्टर कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जांच में इंदु शेख दोषी भी पाए गए हैं। उत्तर भारत सूरज की तपिश से जल रहा है। राजधानी दिल्ली में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया है। चारों में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में इटावा का तापमान 46.2 डिग्री दर्ज किया गया है। नोएडा एक्सटेंशन में अब नहीं मिलेगा सस्ता घर। बीते दिन सस्ते घरों के महंगी प्रॉपर्टी के लिए हो जाइए तैयार। देखिए इस ब्रेक के बाद। दिल्ली से सटा नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे अभी तक अफोर्डेबल हाउसिंग का एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन जल्द ही इन इलाकों में घर खरीदना महंगा होने जा रहा है। क्या है इसकी वजह, बता रहे हैं नवेदु शुक्ला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में अगर आप अपने लिए प्लॉट या घर खरीदने जा रहे हैं तो ज्यादा रकम चुकाने के लिए तैयार हो जाइए। जमीन अधिग्रहण को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने किसानों के मुआवजे में बढ़ोतरी की है, साथ ही अलॉटमेंट रेट भी बढ़ा दिया है। जो अलॉटमेंट के रेट हैं वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक तो कंपनसेशन जो हम किसानों को देते हैं, तो लैंड एक्वायर करने में कितना हमारा खर्चा होता है, फिर लैंड डेवलप करने में कितना खर्चा होता है, दोनों को जोड़ के हम अपना बेसिक लैंड रेट कैलकुलेट करते हैं। बढ़ी हुई कीमत का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में। इन इलाकों में अलॉटमेंट रेट में 15% की बढ़ोतरी की गई। वहीं ग्रेटर नोएडा में ये बढ़ोतरी करीब 9% है। रिहायशी इलाकों के अलावा नोएडा में इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट रेट में 12 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद नोएडा में फ्लैट 11,000 रुपए वर्ग मीटर यानी करीब 1250 रुपए स्क्वायर फीट तक महंगा हो सकता है। पहले से ही मंदी से गुजर रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये एक बुरी खबर है। अब ये जो इन्होंने प्राइस बढ़ा दी है, इसके बाद जो हमारी रीडिंग कहती है अब फिर से 6 महीने साल लग जाएंगे उस कंज्यूमर को डिसीजन लेते लेते कि मुझे इस प्राइस पे बाय करना है कि नहीं करना। प्लस क्योंकि सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है और ये यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा इज नॉट
कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अभी ऑफिस नहीं आए, सो इट्स प्योरली रेजिडेंशियल बेल्ट, तो डिस्टेंस वाइज भी दूर है, तो मेरे हिसाब से ये सही टाइम नहीं था। प्रशासन का तर्क है कि जमीन विवाद के चलते ग्रेटर नोएडा जैसी अथॉरिटी पैसे की कमी से जूझ रही है और उनके कई प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। ऐसे में अलॉटमेंट रेट बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है ताकि रुके हुए प्रोजेक्ट्स वापस पटरी पर लाए जा सकें। नवीन शुक्ला, नोएडा। और भारतीय कार बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी Hyundai ने नई रणनीति तैयार की है। जल्दी कंपनी डीजल और पेट्रोल वेरिएंट में एक नई कॉम्पैक्ट कार लॉन्च करने जा रही है जो मारुति की स्विफ्ट को सीधी टक्कर देगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति की बेस्ट सेलिंग कार स्विफ्ट के मुकाबले Hyundai ने नई कार लॉन्च करने का फैसला किया है। इस नई कॉम्पैक्ट कार का कोड नेम BA है और इसे कंपनी के दक्षिण कोरिया प्लांट में तैयार किया जा रहा है। Hyundai BA सितंबर में लॉन्च होगी और इसका प्लेसमेंट हैचबैक कार i10 और i20 के बीच किया जाएगा। BA 1.1 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल इंजन में उपलब्ध होगी। साथ ही Hyundai इस कार को नेक्स्ट जनरेशन फीचर के साथ अपने कामयाब फ्लूइडिक डिजाइन में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी BA की कीमत i10 से ज्यादा और i20 से कम यानी 5 लाख रुपए के आसपास रखेगी। इसके अलावा कंपनी ने अपनी 14 साल पुरानी सेडान कार एसेंट को फेज आउट कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह एसेंट की लगातार घटती बिक्री है। डीजल इंजन नहीं होने और पुराना मॉडल होने के चलते एसेंट की बिक्री इस साल अप्रैल में पिछले साल के मुकाबले 399 से घटकर केवल 87 रह गई है। हालांकि कंपनी एसेंट का एक्सपोर्ट अभी फिलहाल जारी रखेगी। कंपनी के सूत्रों के मुताबिक पोर्टफोलियो में इस फेरबदल का फैसला कंपनी ने सुस्त बिक्री और घटते मार्केट शेयर को वापस पाने के लिए किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी सियाम के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में Hyundai की बिक्री 7.5% गिरी है। पिछले साल अप्रैल में कंपनी ने जहां 35,000 कारें बेची थी, वहीं इस साल कंपनी को केवल 32,000 कारों की बिक्री से संतोष करना पड़ा, जबकि मुकाबले में मारुति ने इस दौरान करीब 73,000 कारों की जगह 76,500 कारों की बिक्री की। जाहिर है Hyundai के लिए अपनी रणनीति में बदलाव जरूरी है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और सोनी ने लॉन्च किया अपना नया टैबलेट, ऐसा टैबलेट जिस पर पानी भी डाल सकते हैं। क्या है इसकी खूबियां, देखिए इस ब्रेक के बाद। और अब बात टेक्नोलॉजी की। सैमसंग और एप्पल को टक्कर देने के लिए सोनी ने आज अपना नया टैबलेट कंप्यूटर बाजार में उतार दिया है। इस टैबलेट की क्या खूबी है और कितनी कीमत, बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तैलंग। यह है सोनी का Xperia टैबलेट Z। सोनी की Xperia Z सीरीज का टैबलेट कंप्यूटर 10 इंच की स्क्रीन साइज वाला यह गैजेट एप्पल के iPad और सैमसंग के गैलेक्सी टैब से सीधी टक्कर लेगा। लुक्स एंड डिजाइन के मामले में यह बाजार में बिकने वाला अब तक का सबसे बेस्ट टैबलेट कंप्यूटर है। बाकी फीचर्स के मामले में भी ये किसी से कम नहीं। Xperia टैबलेट Z एंड्रॉइड के Jelly Bean ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, जिसे ताकत देता है 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर। सोनी के इस टैबलेट में 8 मेगापिक्सल कैमरा भी दिया गया है। Xperia टैबलेट Z में 16 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ 64 GB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी का भी ऑप्शन दिया गया है। Xperia टैबलेट Z के दाम है 46,990 रुपए। 43,000 रुपए की प्राइस रेंज में सोनी Xperia टैब Z नो डाउट एप्पल के iPad से काफी महंगा है, जो कि सिर्फ 25,000 रुपए की प्राइस रेंज से स्टार्ट होता है। पर आजकल सभी कंपनियां इस होड़ में लगी हैं कि अपने किसी भी गैजेट में कोई एक ऐसा फीचर दिया जाए जो और किसी गैजेट में ना हो, जैसे कि सोनी Xperia टैब Z में इंस्पायर्ड है सोनी Xperia Z स्मार्टफोन से, जो कि रफ एंड टफ डिजाइन के लिए जाना जाता है। और Xperia का टैबलेट कंप्यूटर भी बिल्कुल है वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ। अभिषेक तैलंग, मुंबई। और चलते चलते हम आपको बताते हैं कि कल बाजार की नजर कहां रहने वाली है। कल DLF, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा पावर के नतीजे आ रहे हैं। इसके अलावा कल कई ऑफर फॉर सेल भी आने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में नोवाटिस और सेंट गोबेन का OFS आएगा। देसी कंपनियों में जेट एयरवेज, अदानी एंटरप्राइजेस, TTML, SR पोर्ट्स, SR शिपिंग का OFS आएगा। दरअसल कंपनियों को 3 जून से पहले अपनी कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग कम करना है, इसे 25% के नीचे लाना है। इसलिए कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की होड़ लगी हुई है। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।